राजस्थान में इन दिनों एक नए खतरे की दस्तक हो चुकी है जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। डेंगू मलेरिया के बाद अब डिप्थीरिया नाम की बीमारी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। दरअसल डीग जिले में डिप्थीरिया बीमारी से 8 बच्चों की जान चली गई। डिप्थीरिया के शिकार सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम बताई जा रही है। बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। WHO की टीम दुंदावल गांव पहुंचकर टीकाकरण के काम में जुट गई है। स्कूली बच्चों को टीका लगाने का काम हो रहा है। 2 दिन पहले जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती 5 साल के शहनाज की मौत हो गई। डिप्थीरिया की चपेट में आने के बाद जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया था। शहजान का बड़ा भाई फैजान भी डिप्थीरिया की चपेट में है। जयपुर के SMS अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डिप्थीरिया बीमारी में सबसे पहले बुखार, खांसी और गले में सूजन आती है और फिर उसके बाद गलघोटू जैसा वो ले लेता है और इसकी वजह से मौत हो जाती है। डिप्थीरिया बीमारी से 7 बच्चों सहित एक बच्ची की मौत हो चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर 8 बच्चे अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। चिकित्सा विभाग जयपुर की टीम डीग में पहुंच करके जानकारी जुटा रही है। पहला मामला 14 सितंबर को सामने आया था जिसमें 7 साल का एक बच्चा शामिल था। वहीं 28 सितंबर को 3 और मौतें हुई जिसमें सभी 5 से 6 साल के बच्चे थे। तो सवाल यह कि इस जानलेवा बीमारी से आखिर बचा कैसे जाए? क्या यह घातक बीमारी बच्चों को ही अपना शिकार बना रही है और कैसे इस बीमारी की पहचान हो, इसको समझने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड से एक रिपोर्ट बना करके भेजी है, जरा पहले वो देखिए। उसके बाद आपको ग्राफिक्स भी दिखाएंगे और उसके जरिए बताएंगे कि आखिर डिप्थीरिया बीमारी है क्या और कब से ये बीमारी जो है वो फैलना शुरू हुई है, कितने घातक इसके परिणाम साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। अभी डीग जिले के नगर, सीगरी, कामा और पहाड़ी रीजन में डिप्थीरिया का आउटब्रेक हुआ है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणुजनित बीमारी है जिसका कि इलाज संभव है। इसके लिए उपलब्ध सारी मेडिसिन हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। इसके लिए एंटीटॉक्सिन्स जो महंगे इंजेक्शन होते हैं वो भी हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं और पूरे अपने नगर कामा में अपने उपलब्धि करा रखे हैं। इसके सिम्टम्स में बुखार आना और गले में दर्द होना। इसमें गले के अंदर एक सूडो मेम्ब्रेन बनती है जिससे बच्चे को सांस में तकलीफ आती है, गर्दन में स्वेलिंग वगैरह भी आती है और फिर बच्चे की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। डिप्थीरिया बीमारी के कारण डीग जिले के अंदर 7 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं सूत्रों के हवाले से जैसे जानकारी मिल रही है कि एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है। मैं अब इस समय दुंदावल गांव में हूं जहां पर हाल ही डिप्थीरिया बीमारी के कारण बच्चे की मौत हुई थी और यहां पर उनके रिश्तेदार हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार बीमारी के लक्षण आए थे और किस प्रकार उन्होंने उनका इलाज कराया था। ये बताइए जी, जिस बच्चे की मौत हुई थी डिप्थीरिया बीमारी के कारण, क्या लगता था, क्या नाम था उसका? वो हमारा बेटा लगता था। अच्छा सर उसके पहले वो हुई थी कन्फेड। अच्छा वो इसके चक्कर में 2 दिन दिखाया, वो डॉक्टर पे ले गए यहाँ पे आसपास, तो फिर वहाँ से ऐसे चक्कर में रह गया कन्फेड। वो अचानक पता नहीं एकदम बीमारी हुई, 2 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो गया। पहले कोई जैसे टीकाकरण वगैरह लगते हैं डिप्थीरिया के, लगवाए थे क्या आपने गाँवों में, जैसे आते हैं डॉक्टर्स वगैरह लगाने के लिए? पहला तो सर एक टीका लगा था, उसके बाद 1 महीने वाला लगता वो नहीं लगा था, मालूम नहीं है वो तो। बताया जा रहा है कि उसका दूसरा जो बड़ा भाई है वो भी बीमार बताया जा रहा है, उसकी भी ऐसी हालत बताई जा रही है। हाँ उसको सर अभी भरतपुर ले गए हैं, उसकी भी ऐसी हालत है। भरतपुर है वह, जयपुर ले गए, जयपुर, वहाँ भी उसका इलाज चल रहा है। जैसा कि अब टीम वगैरह आई है गांव में और टीकाकरण कर रही है, और तो फिर आप बताइए क्या कहीं डॉक्टर की कमी होती है क्या? क्या इसमें खुद परिजनों की कमी होती है, टीका नहीं लगवाते हैं जैसे? तो अब तो यह बात है फिलहाल जी, डॉक्टरन की उनकी कमी है ना, कोई आए यहाँ पर, आए नहीं, आना चाहिए ना। आए नहीं, हाँ आए नहीं थे घर पर। अच्छा, उनकी कमी है मुझे। यहाँ पर सरपंच साहब हैं, उनसे भी बातें करते हैं, उनका भी क्या कहना है। जैसे कि कई बार क्या होता है, अशिक्षा का भी कारण होता है। जैसे हम अभी स्कूल में गए थे तो बच्चे भाग गए थे, तो सर जैसे बच्चे भाग गए थे टीकाकरण को लेकर, अभी टीचर ने बताया है, क्या कहीं ना कहीं अपने समाज की कमी नहीं मानते हो क्या इसको भी? यहाँ समाज कमी है ना, शिक्षा के लिए टीकाकरण के लिए बहुत डोलते हैं। अनाउंसमेंट मस्जिद में खुद करता है अनाउंसमेंट कि भाई आज का टीकाकरण करो, लेकिन लोग ले नहीं जाते, कहते हैं अल्लाह चाहेगा जो होगा। बात तो सही, अल्लाह चाहे जो होगा, लेकिन नियम तो बताया ना भाई, अच्छा काम तुम दवाई लो, दवाई लेना सुन्नत भी है, दवाई लेनी चाहिए आदमी को, लेकिन टीकाकरण लोग कराते नहीं है। कोई भट्टा में चला जाए, कोई पंजाब चला जाए, वो बच्चा वंचित रह जाता है टीकाकरण से, इसलिए ये बीमारी फैल रही है।
देखिए, ये थे मेरे साथ दुदावल के सरपंच जाकिर खान। उन्होंने बताया कहीं न कहीं एक समाज की भी कमी है कि जब टीमें आती है तो टीका नहीं लगवाते हैं। अब इस समय जो डिप्थीरिया बीमारी के कारण डीग जिले के अंदर जो जैसे मौतें हुई हैं, तो कहीं न कहीं चिकित्सा विभाग की टीम भी अब एक्टिव हो चुकी है और घर-घर जाकर अब टीकाकरण कर रही है। सरपंच साहब का कहना है कि लोग जागरूक होएँ और टीका ज़रूर लगवाएँ अगर इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। तो कितना ही खतरनाक डिप्थीरिया बीमारी है जो कि बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए डिप्थीरिया के बारे में, आप थोड़ा सा और जानिए। 1980-2015 तक इसको रोकने में सफलता मिली और दुनिया में 1980 में 1 लाख केस आए थे। 2015 में पूरी दुनिया के अंदर 2500 केस दर्ज हुए थे। 2001 से 2015 तक आधे से ज्यादा केस भारत में ही पाए गए और ज्यादातर केस ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज हुए। ग्रामीण क्षेत्र में 82.7% केस, शहरों के अंदर 17.2% केस, यानी कि यही बताता है कि कितना ज्यादा गैप, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखा गया। 95% संक्रमण की संभावना बच्चों में ही होती है और भारत में 2005 से लेकर के 14 तक 4167 औसतन सालाना केस सामने आए। भारत में डिप्थीरिया से 2005 और 14 तक सालाना 95 मौत होती रही और 2018 में भारत में 8788 डिप्थीरिया के जो केस थे वो सामने आए और ये WHO की तरफ से कहा गया। अब डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए कुछ क्या चीजें करने की जरूरत है ये आप जानिए। सबसे पहले इसमें चीज है कि वैक्सीन की जरूरत होती है। वैक्सीन की 3 डोज इसमें लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1992 में देश में 51.7% वैक्सीनेशन हुआ, 98 के अंदर बढ़ करके 64% के आसपास हुआ और 2020 तक आते आते ये 86% के आसपास वैक्सीनेशन डिप्थीरिया का जो है वो होना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा केस गुजरात में दर्ज किए गए। डिप्थीरिया की मृत्यु दर 5.4% है। तो यानी कि डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए वो आपको बताया, लेकिन डिप्थीरिया है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानिए। दरअसल डिप्थीरिया जो है वो अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये एक डिप्थीरिया जो है वो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया शरीर में जहर छोड़ता है और बैक्टीरिया गले में ग्रे टिश्यू का निर्माण करता है। डिप्थीरिया पीड़ित लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, गर्म जलवायु में त्वचा पर घाव हो जाते हैं और संक्रमित व्यक्ति के खुले घाव या कपड़े को छूने से यह संक्रमण फैल जाता है। तो डिप्थीरिया एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। तो अब महामारी कब फैली थी ये भी हम आपको दिखाया, हम आपको ये भी बता रहे हैं। लेकिन अब जरा, क्योंकि इसको आपने समझ लिया कि कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये फैलता है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है, ये सारी चीजें अभी तक आपने देख ली है। लेकिन अब एक खास पैनल से आपको मिलवाते हैं, उस पैनल के जरिए आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे आपको कि कितना खतरनाक है ये और क्यों आखिर ये बच्चों में ही ज्यादा बढ़ रहा है, फैल रहा है और कैसे इससे बचने के हमें उपाय करने की जरूरत है। हर किसी के घर में जब बच्चे हैं तो उनको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और बिना देरी किए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ सलाहकार जन स्वास्थ्य विभाग अभियान जो है वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ NHM की रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर पंकज शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपिका रस्तोगी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत नरेंद्र सर आपसे ही कर रहा हूँ, ये क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले डिप्थीरिया क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। क्या उसके लक्षण है, कैसे पहचान सकते हैं और आम भाषा में उसको क्या समझा जाए। वैसे तो आपने पूर्व में सारी जानकारी प्रदान कर दी है कि डिप्थीरिया किस तरह का रोग है और ये मुख्य रूप से जो ये रोग है ये श्वसन तंत्र का रोग है, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका रोग है। और ये रोग एक संक्रमित से दूसरे संक्रमित को सीधा होता है या उसके छूने से होता है या उसने कुछ नाक से उसके बाहर आया। क्योंकि इस डिप्थीरिया में जो मुख्य बात है वो ये कि नाक बहती रहती है और एक तरह से जुकाम जैसा हल्का हल्का सा भी रहता है, पर उसके साथ साथ ये भी है कि इसको हिंदी में हमारे आम भाषा में गलघोटू बोलते हैं। तो गलघोटू मतलब ये गले के अंदर एक झिल्ली बना लेता है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, और वो झिल्ली के कारण सांस लेने में भी तकलीफ होती है, खाना खाने में भी तकलीफ होती है, सभी तरह की तकलीफें होती है। बुखार आता है, शरीर दर्द करता है, अधिकतर ये बच्चों में ही होता है ऐसा। ठीक है। तो एक तरह से ये रोग संक्रामक रोग है और बहुत लंबे समय से ये रोग रहा है, ऐसा नहीं है। और
जब से इसका टीका आ गया है तब से इस पे बहुत ही अच्छे नियंत्रण भी हो गया है और संख्या भी बहुत कम हो गई है। पर जब तक पूर्ण टीकाकरण नहीं होगा, इसकी संक्रमण की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और यही एक कारण है कि अभी भी लगभग 80 से 85% या 90% तक भी अगर टीकाकरण हो गया तो 10% बच्चे तो फिर भी इससे बच गए, और जो बच गए हैं वो हमेशा उसके लिए संभावना है कि उनको इस तरह का संक्रमण हो सकता है। और एक बार संक्रमण होने के बाद अगर समय पर इसकी जांच नहीं हुई और पता नहीं लगाया और इलाज शुरू नहीं किया, हाँ तो ये गंभीर रूप ले सकता है। अच्छा। और यही बच्चों के साथ है। ठीक है, ये बच्चों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला जी आपका भी रुख कर लेता हूँ। ये कहा जा रहा है कि टीकाकरण इसका एकमात्र उपाय है और टीकाकरण अगर नहीं होता है तो इसका असर जो है वो हम देख भी रहे हैं कि कितनी जगहों पर दिखाई दे रहा है, न सिर्फ राजस्थान में डीग के अंदर, बल्कि आप देखिए पंजाब के अंदर भी इसके केसेस जो हैं हाल फिलहाल के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं और ऐसे कई देश के हिस्से हैं जहाँ पर ये इसके मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों हो रहा है कि हम टीकाकरण में थोड़ा सा पीछे हैं? हालांकि हमने बहुत जो है एक बड़ा जो सफ़र है वो हमने तय कर लिया है, हम एक लंबा आंकड़ा अभी तक तय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस टीके से वंचित रह जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आ रही है? अलग अलग जगह अलग अलग वजह हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बच्चे छोटे बच्चों में ही हुआ है, जबकि दूसरे प्रदेशों में ये एडोलेसेंट में ज़्यादा हुआ है। क्या होता है कि इसका एक बार प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि 3 डोज लगते हैं, इन 3 डोज के बाद 10 साल तक करीब करीब इम्यूनिटी रहती है, उसके बाद इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो हम लोगों ने इसमें ये किया गया है कि एक 1.5 साल वाला बूस्टर, एक 5 साल की उम्र में एक बूस्टर, और एक स्कूल में 10 साल पे टीका और एक स्कूल में 16 साल पे टीका देने का प्रावधान किया है। 1970 में ये टीकाकरण शुरू हुआ था और 1980s में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। और उसके बाद आपने देखा था 2001 से 15 तक काफी केसेस कम हो गए थे और करीब करीब डिप्थीरिया चला ही गया था। हम लोगों को यदा कदा ही एक आध केस मिलता था डिप्थीरिया का। तो ये टीकाकरण बहुत जरूरी है। अब जैसा कि इस जगह के आपने भी शुरू में विजुअल्स बताए थे, तो इन बच्चों को टीके नहीं लगे थे। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि टीकाकरण प्रोग्राम जो है भारत सरकार का, जिसको राज्य सरकार चलाती है, उसमें हम कोई बच्चे को छोड़ते ही नहीं है। लगभग सभी बच्चों को टीके लगाते हैं। और कहीं सर्वे करने के बाद जब देखते हैं कि कुछ बच्चे ज्यादा छूट रहे हैं जिस एरिया में, वहां मिशन इंद्रधनुष चलाकर हेड काउंट करके किन बच्चे छूटे हैं और वहाँ के सभी छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है, उससे हम अपना टीकाकरण का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। और अगर 85% से ज्यादा टीकाकरण हो जाए तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, जिससे कि बाकी फैलने से ही बीमारी रुक जाती है। लेकिन सर इस मामले के अंदर ये भी समझ में आ रहा है कि 2 केसेस ऐसे बताए जा रहे हैं कि जिनका टीकाकरण हो चुका था। अब टीकाकरण होने के बावजूद भी अगर वो डिप्थीरिया से ग्रसित हो जाते हैं या इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर नजर आता है, तो सवाल अपने आप में उठ रहा है कि क्या, मैं इसमें दीपिका जी को जरा जोड़ लेता हूँ। हाँ, दीपिका जी को जरा जोड़ लेता हूँ, मैं वापस आता हूँ सर। अभी आपने ये बताया था कि ये बच्चे सब 7 से 10 साल के अंदर में हैं। इसका मतलब उनका जो जन्म में 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में जो टीके लगे थे वो लगे। 1.5 साल वाला टीका भी लगा। उसके बाद के जो टीके होते हैं, जो 5 साल का बूस्टर है, वो शायद ना लगा हो। इस कारण उनकी इम्यूनिटी कम हुई होगी, इस कारण उनको डिप्थीरिया का संक्रमण हो गया। बूस्टर डोज कितने लगे हैं ये भी समझना होगा कि भाई 5 साल वाला उनको लगा था कि नहीं लगा था। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है लगाया कि नहीं, 5 साल वाला लगा कि नहीं। हाँ ठीक है, मैं इसमें दीपिका जी को जोड़ लेता हूँ। दीपिका जी, ये क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी है, क्योंकि जब ये मामला रिपोर्ट किया गया और पता ये चला कि 2 बच्चे ऐसे थे जिनको ये वैक्सीनेशन लग चुका था, वैक्सीनेशन उनका हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीमारी उनको हो जाती है, तो इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आ रहा है? एक पॉइंट तो पंकज जी ने उठा दिया कि भाई उसमें जो बूस्टर डोज था वो शायद नहीं लगा होगा, इस वजह से जो उनकी इम्यूनिटी थी जितने टाइम तक होती है वो उस समय निकल चुका था। थैंक यू शुभेंदु जी। सही सवाल है और आई थिंक उसके काफी जवाब ऑलरेडी और पैनलिस्ट दे चुके हैं कि जो WHO रेकमेंड करती है वैक्सीनेशन शेड्यूल, वो सिर्फ 3 वैक्सीन से लिमिटेड नहीं है, 6 वैक्सीन की जरूरत है कम से कम। क्योंकि ये जो वैक्सीन है या जो नेचुरल बीमारी भी है, वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देती है, उसको सस्टेन करने के लिए बूस्टर्स की जरूरत बहुत ज्यादा है।
सो प्राइमरी वैक्सीन जो 3 डोजेस हैं वैक्सीन की 6, 10 एंड 14 वीक्स या 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, उसके बाद उनको 3 बूस्टर्स मिलने जरूरी हैं जो पहले 10 साल में हैं। उसके बावजूद भी इसकी जो इम्यूनिटी है वो वीन हो सकती है, तो उसको सस्टेन या बनाए रखने के लिए बूस्टर्स की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज दूसरा बात जो डॉक्टर पंकज ने बहुत सही उठाया, हर्ड इम्यूनिटी की बात जो सर ने की, अगर हमारे आसपास के जो बच्चे हैं जो पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं या जो अब अडोलेसेंट्स हो रहे हैं उनको बूस्टर्स नहीं मिले हैं, तो अगर हमारी जो कम्युनिटी लेवल पे अगर वैक्सीनेशन का कवरेज लिमिटेड है तो वो सबको रिस्क पे डालेगा, और ये बीमारी यंगर एज ग्रुप में ज्यादा सीवियर होती है और इसके आउटकम्स भी यंगर एज ग्रुप में ज्यादा खराब है। जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें ये बीमारी होने की संभावना भी ज्यादा है, और उसके जो आउटकम्स है उसमें डेथ होने की संभावना इवन कहीं कहीं पे अच्छा, 30% एक तक चीज़ बताई दीपिका गई जी है। और बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतने साल तक 5 साल तक अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, हाँ उसके बाद 6 इसमें डोज आप बता रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं अमूमन कि भाई जो 20 साल से ऊपर के लोग हैं वो कभी वैक्सीनेशन दोबारा जो बचपन में लग गए हैं वो लग गए हैं, उसके बाद दोबारा से कभी उसकी तरफ वापस मुड़ करके हम देखते नहीं हैं। तो ऐसी ज़रूरत है क्या कि 20 साल के बाद वापस से हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि भाई कौन कौन से वैक्सीनेशन हमारे अभी आगे और प्रोसीड करने चाहिए, है ना, जिससे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट रहे? इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है क्या? जी। सो इसमें एक्चुअली बहुत सारा काम ऑलरेडी चल रहा है और हो भी रहा है। अलग तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान इसका बूस्टर दिया जाता है, तो बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज में उस समय इसका बूस्टर मिल जाता है। अगर आपको एक्सपोजर हुआ हो या आपके आसपास किसी को डिप्थीरिया की बीमारी हुई हो तो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी बूस्टर मिलना जरूरी है, अगर आपको लास्ट डोज 5 साल पहले मिली है। आजकल हम जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो केवल हम बच्चों को इंक्लूड नहीं करते हैं। आई थिंक कोविड ने हमें काफी कुछ सिखाया, और हाँ। शायद कोविड भी, पैंडेमिक भी इसके लिए जिम्मेवार है कि कोविड पैंडेमिक के समय में शायद वैक्सीनेशन बच्चों का छूटा, जिसकी वजह से ओवरऑल कवरेज वैक्सीनेशन का पूरे ही देश में अफेक्ट हुआ है। सो कोविड के बाद बहुत सारी हमारी जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशंस हैं और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी सरकार भी वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं, हम एडोलेसेंट एज ग्रुप की भी बात करते हैं और एडल्ट्स की भी बात करते हैं, तो वहां पे हम कैचअप वैक्सीनेशन की जरूर बात करते हैं, और जहां पे हमें कम्युनिटी लेवल पे लगे कि वैक्सीनेशन का कवरेज लिमिटेड है या फिर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ये सारी बीमारियां जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल हैं, इनके आउटब्रेक्स हो रहे हैं, तो शायद हमें बूस्टर्स की जरूरत पड़ेगी ऐसी सिचुएशंस में, स्पेशली उन ठीक है। एरियाज में जहां पे आउटब्रेक्स हो रहे हैं। ठीक है, मैं इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान क्लिनिकल ट्रेल विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात ये भी है अनीता जी कि हम अब कैसे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई रिपोर्ट से बता रही हैं कि शहरी इलाकों में फिर भी ठीक है स्थिति, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति बहुत नाजुक है। अभी भी ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों के अंदर है और छोटे बच्चे इसका टारगेट है, तो वैक्सीनेशन वहाँ पर बढ़ाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, जो हमारा रूरल इंडिया में वैक्सीनेशन का पर्टिकुलरली कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। कैसे हम लोग वैक्सीन जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिस्पेंसरी तक ले जाते हैं, इसके एक प्रोटोकॉल है, यू हैव टू मेंटेन द कोल्ड चेन, टेम्परेचर सही ढंग से होना चाहिए एंड ट्रांसफर। सो ट्रांसफर पे अगर कुछ हो जाएगा तो वैक्सीन लूजेस इट्स एफिकेसी। कैसे वैक्सीन दिया जाता है वो भी है। वैक्सीनेशन ऐसे बताया गया, ऑल द अदर पैनलिस्ट 6 डोजेज है। So up to the age of the last dose जो बताते हैं is 12 to 13 years of age. So इसमें हमको सबको सही ढंग से टाइम वाइज एंड एक वैक्सीनेशन का एक प्रोटोकॉल है, एक चार्ट भी है, ओके, उसमें टिक लगाते हैं हम लोग। अगर मिस हो जाएगा है, नॉट ओनली पेरेंट्स का जिम्मेदार है, हम लोग डॉक्टर्स जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं उनको भी वो जरूरत है देखने के लिए, ओके ये बच्चा का ये मिस हो गया, वो हम थोड़ा देर से दे देंगे। सो ये भी है। सो डॉक्टर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक्सेस एंड वैक्सीनेशन इज फ्री ऑल ओवर इंडिया। एंड कैसे ये वैक्सीन आ रहा है, ये तो नहीं है बहुत दूर गांव है, उसमें पहुंचने के बाद वैक्सीन इज इनएक्टिव, सो वो भी देखना है सही ढंग से। एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स आर क्वाइट गुड, सो उसी हिसाब से है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए फैमिलीज में, डॉक्टर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वैक्सीनेशन इज ओपन, फ्री एंड मस्ट फॉर। एंड स्कूल में भी एक प्रोटोकॉल शुरू करना है कि मेनी ऑफ द स्कूल्स देखते हैं, टिक लगते हैं कि वैक्सीनेशन चार्ट अगर सही ढंग से हुआ है नहीं कि वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इसमें नरेंद्र सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। नरेंद्र सर, एक चीज़ बताइए कि सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, और ख़ास करके रूरल एरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियाँ होती हैं। हमने कोरोना के टाइम में जब जिक्र भी हो रहा था इससे पहले
कहा जा रहा था कि भाई कोरोना के टाइम में जब वैक्सीनेशन के लिए टीम पहुंचती थी तो वहाँ लोग भाग जाया करते थे। तो ऐसी बीमारियों को अगर आपको लोगों को बचाना है और ऐसी बीमारियों से जुड़े हुए टीके अगर लगाने हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ग्राउंड पर? तो बने हुए हैं। और आप ये देखिए कि सन 2005 में हमारे देश के अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया गया और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो खंबा पिलर बनाया था वो ये बनाया गया था कि कम्युनिटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो कम्युनिटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में कई चीजें नई नई की गई थी। एक तो ये कि हर गांव के अंदर 1000 की आबादी पर एक हेल्थ वॉलंटियर होगी, आशा। प्रत्येक रेवेन्यू विलेज के अंदर एक विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी होगी जो कि वहाँ की हेल्थ प्लानिंग करेगी और उसके अंदर वहाँ के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के हैं वो प्लस और जितने भी वहाँ के लोग समझदार हैं वो। अभी तक ये सारी चीजें एक्टिव नहीं होने के कारण, जैसा अभी पूर्व वक्ता बोल रही थी, कि अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग, जैसा अभी बता रहे थे कि स्कूल से भाग गए बच्चे जब टीका, आपके वो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बता रहे थे कि बच्चे जब वो स्कूल के अंदर टीका लगाने का है तो बच्चे भाग गए। तो ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। अभी भी अनेक परिवार ऐसे हैं जो टीके के लिए एकदम आसानी से तैयार नहीं होते। और फिर इस टीके की एक और बड़ी समस्या है। सन 1982 में मैंने एक ट्राइबल इलाके में सबसे पहले डीपीटी शुरू किया। तो डीपीटी शुरू करने के साथ एक समस्या यह है कि उसमें काफी बच्चों को बुखार आ सकता है। तो बहुत परिवारों को ये लगने लगता है कि ये बुखार आना ये डीपीटी मतलब ये टीका है इसके दुष्प्रभाव के कारण है, जबकि वो है इस बात का इंडिकेशन कि ये टीका प्रभावी है पर उनको तो वो बहुत बड़ी संख्या में एक आवर्षण इसके कारण भी उसके अंदर होता है। तो ये सारी भ्रांतियां, पहले से टीका लगाएंगे, पहले से परिवार को, माता पिता को ये बताना कि बुखार आने की संभावना है, बुखार आने के साथ साथ ये साथ में आप तो पीने की दवाई दे रहे हैं पैरासीटामोल जो आप दे सकते हैं, और बुखार आए इसका मतलब ये है कि ये टीका असर कर रहा है। ये सारी चीजें और ये विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी जो हर रेवेन्यू विलेज में बनी है, जब तक हम इनको एक्टिवेट नहीं करेंगे, इसके अंदर एक 10,000 रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान है जो ये कमेटी अपने स्तर पे अपने स्वयं विवेक से खर्च भी कर सकती है। तो अगर ये सारी बातें होने लगेंगी तब ये टीकाकरण जो अभी तक हमारा 85% या 80% पे रुक जाता है, वो लगभग 95 से भी और ऊपर हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है जिसको हमको करना चाहिए। और ये जो नेशनल हेल्थ मिशन में हमने जो कम्युनिटाइजेशन का एस्पेक्ट है, इसको जितना हम अधिक से अधिक मजबूत करेंगे, क्योंकि ये देखिए पब्लिक हेल्थ इश्यू है, ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है क्योंकि ये संक्रमक बीमारी है, एक को होगी तो और सबको ही खतरा है। जिनका ये आधा अधूरा है उन सबको भी उतना ही इसकी संक्रमण होने की संभावना है। तो अगर हमको इसको रोकना है तो सम्मिलित एक प्रयास की आवश्यकता है, सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। और उसमें प्रदाता और जो जिनको ये सेवा देनी है वो दोनों के बीच में बेहतर सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं इसमें पंकज सर को जोड़ रहा हूँ। पंकज सर, एक चीज़ बताइए कि हम जैसा पहले भी कह रहे थे कि भाई इसको अगर हमें पकड़ना है, अब आम जैसे कुछ लक्षण ऐसे हैं जो बहुत कॉमन से नज़र आते हैं, तो उससे इसको अंतर कैसे करेंगे? और शुरुआत में अगर किसी बच्चे को डिप्थीरिया हो जाता है तो कैसे घर में शुरुआत कैसे करें, पहचानने की शुरुआत कैसे हो? सबसे पहले तो उसको गले में दर्द, बुखार, सांस में तकलीफ, ये सब चीजें आती हैं। और इसके साथ ही वो एक डिप्थीरिया जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, तो टॉक्सिक हो जाता है, बहुत ज्यादा इल। सामान्य सर्दी जुकाम में इतना इल बच्चा नहीं दिखेगा, ये काफी इल दिखता है, फिर उसको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, ये सब चीजों को दिक्कत हो जाती है। और ऐसे कोई अन्य मरीज भी कम्युनिटी में है तो उससे अपन अंदाज लगा सकते हैं। अच्छा, इससे यानी कि थोड़ा सा ये इशारा मिल जाता है कि भाई ये डिप्थीरिया की तरफ है। और इसमें कई बार क्या होता है ना, शुरुआत गले में मेम्ब्रेन है तो जो आम आदमी तो देख नहीं पाता। हाँ। हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो मेम्ब्रेन देख के बताते हैं। गले में सूजन भी आ जाती है और लिम्फ नोड्स भी बढ़ जाते हैं और ये सब भी सिम्टम्स होते हैं। दीपिका जी, इसमें बताइए कि सबसे पहले अब करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए भाई? क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, पेरेंट्स यही करते हैं कि अपना जो देसी नुस्खे होते हैं या खुद डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ थोड़ा कुछ अपना जितना ज्ञान है या कहीं से पढ़ लिया सुन लिया, उसके बाद वो ट्रीटमेंट जो है वो खुद ही शुरू कर देते हैं।
तो ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए हम क्योंकि एक्सपर्ट्स के ज़रिए ये बताने की आपको कोशिश भी कर रहे हैं कि ये गलतियां जो हैं वो आम लोगों के सामने अक्सर भारी पड़ती हुई दिखाई देती हैं। दीपिका जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जैसे कि अभी हम सुन ही रहे हैं कि इसके जो लक्षण हैं वो आम सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे शुरू हो सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चा ज़्यादा बीमार होता है। और एक आई थिंक एक पेशेंट ने अभी आपकी इंटरव्यू में ये बताया कि किसी ने बताया था कनपेड़ हो गए हैं। सो प्रोबेबली वो कनपेड़ नहीं, वो डिप्थीरिया की ही शुरुआत थी, क्योंकि उसके गले में सूजन आई थी। जो कॉमन हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेलिंग हो सकते हैं डिप्थीरिया में। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि घरेलू नुस्खे ना करें और अपने आसपास के जो भी क्षेत्रीय आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या छोटा सा क्लिनिक है या जो भी डॉक्टर है उनसे मिलें, क्योंकि इसमें डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है ताकि डायग्नोसिस समय पे हो सके। इसमें ओवरऑल मोर्टेलिटी या डेथ का रेट इतना ज्यादा होता ठीक है। है कि हम बच्चे को बचाने की या पेशेंट को बचाने की कोशिश तभी कर सकते हैं जब इसका डायग्नोसिस जल्दी हो और समय पे हो, समय तुरंत पे हो। हो जाए। तो अर्ली या टाइमली डायग्नोसिस और और बच्चों इसमें और इसमें लोगों को इससे यही होने सबसे से पहले हिदायत बचाना। है कि आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर जो हैं बिल्कुल, उन्हीं के पास जाकर के आपको सबसे पहले जांच कराने की ज़रूरत है। समय बिल्कुल। थोड़ा सा कम रहा, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और बहुत अच्छी और बहुत सटीक जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि ये दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।